नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास ये पेट से संबंधित 5वीं क्लास है। तो सभी क्लास में हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें हमने 25 एमसीक्यू को शामिल किया है, जो एक अच्छे टॉपिक के साथ तैयार किया गया है। तो चलिए आज के कोटेशन से आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला हमारा कोटेशन है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास से तो पहला इतिहास का पिता किसे कहा जाता? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी प्लेनी, ऑप्शन डी टालेमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखी थी। और मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था पाटलिपुत्र में, और इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी खारवेल। तो इसे हमारा अशोक सही होगा। अशोक के शासनकाल के सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए, जो खरोष्टी, ब्रह्मी, अरमैक आदि लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ। ठीक है, खारवेल जैन से संबंधित संरक्षक था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तीसरा हमारा है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसप, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू हुई, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। चलिए देखते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किसे संबंधित है? ऑप्शन ए रुद्रामन, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, खारवेल से संबंधित हाथी गुफा अभिलेख है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ लेते हैं। कड़ी मेहनत और पक्का इरादा ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। लगातार अभ्यास करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप एमसीक्यू को क्लास के साथ साथ आप स्वयं भी सॉल्व करते रहिए। क्या है, जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर के थॉट को पकड़ेंगे कि वह किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5वां हमारा क्वेश्चन है, जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख के रचनाकार कौन है या किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी रुद्रामन, ऑप्शन डी गौतमी बालश्री। तो जूनागढ़ है ये पुलकेशिन द्वितीय से है। सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय नहीं बल्कि रुद्रामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन को। प्रयाग प्रशस्ति लेख के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हरिशेन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कल्हड़। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। कालिदास ने अभियान शकुंतलम, रघुवंशम आदि रचनाएं की है। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां वाला, वेदों की कुल कितनी संख्या है? वेदों की कुल कितनी संख्या? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को मिला दिया जाए तो संहिता बोला जाता है, अगर संयुक्त रूप में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद को संगीत का जनक कहा जाता है।
अथर्ववेद को जादू टोना एवं वैद से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तीसरे मंडल में, और 9वें में सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है, 10वें में 4 वर्ण का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, और यजुर्वेद जो है कर्मकांडी वेद है। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोप, ऑप्शन सी छांदोग्य, ऑप्शन डी ईशोपनिषद। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जो मुंडकोप उपनिषद है हमारा, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, याद रखिएगा, अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोप, जो सत्यमेव जहां से लिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? पुराण कुल कितने हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ए नहीं बल्कि बी सही होगा। 18 पुराण है। ठीक है, कितने कुल है? 18 पुराण है। उसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण है। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी हर्षेन और विशाख दत्त। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी का रचना की थी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। मौर्य काल की जानकारी देने वाला अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? नहीं, पूछा गया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कौटिल्य चाणक्य, ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी कलिंगराज। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से भी जानते हैं। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की, जिसे पाटलिपुत्र के शासन की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया कि इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। ठीक है, और फाह्यान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 7वीं ईस्वी में भारत आया था। फाह्यान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था 6वीं ईस्वी में। ठीक है, अलबरूनी है एक गजनवी के समय भारत आया था, और इसने लिखा था तहकीक-ए-हिंद यानी किताबुल हिंद। तहकीक-ए-हिंद यानी किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा था 11वीं ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। प्राचीन यात्री फाह्यान किसके शासन काल में आया था? ऊपर मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासन काल में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अशोक को अभिलेखों में प्रियदर्शी बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? ऊपर मैंने बताया कि ह्वेनसांग के समय आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया। धर्मपाल वंश का द्वितीय शासक था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की। ठीक है, आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। किताबुल हिंद यानी तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है, जो गजनवी के साथ भारत आया था? ठीक है, ऑप्शन ए इब्न तूता, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी मिनहाज सिराज, ऑप्शन डी फिरदौसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद की रचना की। इब्न तूता मुरक्कू का था, इसने रेहला की नामक रचना की थी अरबी में। ठीक है, आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां हमारा क्वेश्चन है, पाषाण काल के साथ अध्ययन की तकनीक के आधार पर क्रमबद्ध करने के लिए पाषाण युग शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ठीक है, ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी क्रिश्चियन जे थॉमसन, ऑप्शन सी कनिंगम, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, क्रिश्चियन जे थॉमसन ने पाषाण के लिए पाषाण युग शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1863, 1921, 1950 या 1901। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। देखते हैं 19वां क्वेश्चन।
भारत भारत में शैल चित्रों का प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत में शैल चित्रों का प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका किस राज्य में है? ये कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस और बीपीएससी दोनों एग्जाम में आ चुका है, पीवाईक्यू है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैल चित्रों की प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध है। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल के छोटे उपकरणों को क्या कहा जाता था? मध्य पाषाण काल के छोटे उपकरण को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण युग पाषाण, ऑप्शन डी ब्लेड, ऑप्शन सी चीपर, ऑप्शन डी हैंड एक्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण काल, छोटे मध्यम पाषाण काल को छोटे उपकरणों को कहा जाता था। देखते हैं 21वां क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवीनतम नवपाषाण कालिक यानी मेहरगढ़ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पूछा गया कि मेहरगढ़ किस राज्य में है वर्तमान में? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, या कश्मीर भारत में, या बिहार भारत में, या सिंध या पाकिस्तान में? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, जहां से प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण कालिक बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? जहां गर्तवास और मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन हमारा है कि नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? जहां से गर्तावास और मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें हमारा ऑप्शन बुर्ज होम पूछा गया है तो कश्मीर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, जहां से गर्तावास और कुत्ते के साथ साक्ष्य मिले दफनाए जाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, कॉपर, तांबा या कॉपर, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, तांबा एवं कॉपर का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण काल, महापाषाण काल मुख्यतः किससे संबंधित संस्कृत है? ठीक है, महापाषाण काल के बारे में पूछा गया, मुख्यतः किससे संबंधित संस्कृत है? ऑप्शन ए कब्रों एवं समाधियों के स्थलों से, ऑप्शन बी केवल सिक्कों से, ऑप्शन डी केवल गुफा चित्रों से, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथों से। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो महापाषाण काल है कब्रों एवं समाधि स्थलों से वहां पर निर्माण किया गया है, उसे महापाषाण काल बोला गया, कब्र एवं स्थल है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं जो आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम ऐतिहासिक काल के निर्धारण के लिए किस ईस्वी सन का प्रयोग किया गया है? ठीक है, भारत में सर्वप्रथम ऐतिहासिक काल के निर्धारण के लिए किस ईस्वी सन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगोरियन यानी जूलियन कैलेंडर, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी विक्रम संवत, ऑप्शन डी हजीरी संवत। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर को भारत में ईस्वी सन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार आज हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि हिस्ट्री से संबंधित थे। तो चलिए आज एक कोर्स के साथ क्लास को समाप्त करते हैं उमंग और उत्साह के साथ। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। क्या है? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, किसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, किसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे 25 क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है। तो चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।